आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रजिया सुल्तान के बारे में आधा कल हम पढ़ चुके थे। और कहाँ तक पढ़े थे कल, क्या सीन था? रज़िया अपने मायके थी और उसका भाई बहरम शाह मायके में शासक नहीं थी, बना। मायके में तो नहीं थी। सॉरी, ससुराल से। बदायूं में थी। नहीं, वो हाँ क्या कहते हैं, हाँ, बठिंडा। ठीक है, मलिक अल दुनिया के साथ। और इधर उनकी अनुपस्थिति में गद्दी पर किसको बैठा दिया गया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। हाँ, ये तो पाठशाला है, जे आईआईटी पाठशाला है ना, एक क्या चीज? पाठशाला? Good morning, sir. मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है। इनको गद्दी पर बैठा दिया गया और इनसे लोग नाखुश हो गए थे। जो चाहलगानी लोग थे, इनसे प्रसन्न नहीं थे, इनके क्रियाकलापों से। धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आने, 2 साल तक ये बैठे थे गद्दी पर, और ये चहलगानियों को धीरे धीरे मरवाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि पपेट बन करके नहीं रहना चाहते थे। और चहलगानी सोचते थे कि नहीं, इनको जो है हम पपेट बन के बैठे हैं, हम जो कहें वही करें। तो इसने क्या किया कि धीरे धीरे चहलगानियों को मरवाना शुरू किया। तो चहलगानियों को लगा कि तो हमको हम लोग मरवा डाल रहा है, तो उन्होंने बेहतर है कि कुछ और किया जाए, किसी और को गद्दी पर बैठाया जाए। ठीक है। तो इनकी हत्या हो गई, इनको मरवा डाला। ठीक है, चहलगानियों ने इनकी हत्या करा दी। लेकिन इसके पहले रजिया को बुलाया गया था। रजिया को कहा गया कि भाई रजिया, लोगों ने रियलाइज किया कि किसी और को बैठाने से बेहतर है कि रजिया को वापस बुला लिया जाए। अब तो उसका पति भी है अल्तुनिया, उसको गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। तो वो लोग आ रहे थे रास्ते में, लेकिन मुइजुद्दीन बहराम शाह को पता चल गया कि ये लोग आ रहे हैं। तो उसने सेना भेज दी, कुछ जाटों को सुपारी दे दिया, है ना। और कैथल ने, जाटों ने इन दोनों को मार डाला। दिल्ली पहुंचने से पहले ही इनका राम नाम सत्य कर दिया। तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, दोनों लोगों को मार डाला था जाटों ने। तो इनकी हत्या करवा दी गई। मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या चहलगानियों ने करवा दी। अब इनकी जगह गद्दी पर बैठा दिया इनके पुत्र अलाउद्दीन मसूद को। तो इनको भी
गद्दी पर बैठा दिया कि क्या कहते हैं ये पपेट के रूप में बैठा रहेगा, लेकिन जल्द ही ये भी दारूबाज हो गया, है ना, वैसे ही जैसे इसके पीछे के लोग थे, है ना। और ये सामंतों को मरवाना इसने भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी चाहता था कि निर्बाध रूप से शासन कर सके। तो सामंतों ने यानी चहलगानियों ने इसको भी हटवा दिया और गद्दी पर इनकी जगह बैठा दिया इसके चाचा को, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया। ये इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था, नसीरुद्दीन महमूद। इसने लंबा शासन किया, क्योंकि पपेट बन के बैठा रहा। इसने अपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाई। जो कहता था बलबन, चीफ था, क्या कहते हैं, चहलगामियों का प्रमुख था बलबन, है ना। तो वो जो कहता था वो ये करते थे। जहाँ कहीं मुहर मार दो वही मुहर मार देता था, जाकर दस्तखत जहाँ दस्तखत। जो फरमान जारी करने कह देते थे चहलगामी, वो फरमान जारी कर देता था। इसे देख लिया था ना। और अपना बहुत सादगी भरा आदमी था, है ना। इसका केवल एक काम था, वही काम करता था ये जिंदगी में अपने, कुरान को लिखता था और उसके बाद उसको मक्का भिजवाता था और उसके बाद फिर से कुरान लिखना शुरू कर देता था। ये टाइपिस्ट पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये बार बार कुरान लिखता था, लिख करके जो है अब 7 बार इसने कुरान छापा था और उसे मक्का भिजवाया था। ये कुरान कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत मोटी किताब है, और उसको छाप डालता था। तो कोई काम ही नहीं है तो यही करे बैठ करके, है ना। तो ये अपना ऐसे ही इनका अपना जीवन काल चल रहा था, फिर शासन प्रशासन कोई और देख रहा था। सर, चहलगामियों के प्रमुख का नाम क्या बताया था आपने? गयासुद्दीन बलबन। अभी आ जाएगा, अगला शासक बनेगा वो इस वंश का। फिर उसके बाद ये मर जाता है काफी दिन के बाद। रियल पावर उसी के बलबन के हाथ में थी इस समय भी और पहले भी। चहलगानी जो मारे जा, चहलगानी जो इनके पहले के राजाओं को हटवा रहे मरवा रहे, तो उसमें भी बलबन का ही हाथ रहता था, क्योंकि वो चहलगानियों का चीफ था। उसके बाद मर जाते नसीरुद्दीन महमूद 1266 में। और बलबन पूरा गुणवाता है कि कोई राजवंश का हो शाही खून, जो गद्दी पर बैठना चाहे वो बैठे। तो कोई था ही नहीं, कोई बचा ही नहीं था, कोई मिला ही नहीं, है ना, जिनको वो गद्दी पर बैठा सके। तो चहलगानियों ने रिक्वेस्ट की कि अरे आप ही बैठ जाओ गद्दी पर, है ना, वैसे भी शासन आप ही करना है, तो आप ही गद्दी पर बैठ जाओ। तो सबकी रिक्वेस्ट पर ये गद्दी पर बैठा 1266 में, गयासुद्दीन बलबन, घियासुद्दीन। घियासुद्दीन बलबन।
इसकी कहानी थोड़ा सा देख लेते हैं, बैकग्राउंड गयासुद्दीन बलबन का। बलबन सत्ता में आ गया है, आया कहाँ से ये? मंगोल लोग अटैक करते थे और स्त्रियों को और पुरुषों को बेच देते थे, लूट के लेके जाते थे और उन्हें बेचते थे। स्त्रियों को खरीद लेते थे, राजा महाराजा जाते थे, खरीद के लेके आते थे वैश्यावृत्ति के लिए, और पुरुषों को गुलाम के लिए, है ना। तो वहां पर सबकी अलग अलग कीमत लगी रहती थी। तो इल्तुतमिश भी जाता था गुलाम और औरतों को खरीदने के लिए। तो मंगोल लोग बेच रहे थे, इल्तुतमिश खरीदने गया था स्लेब, गुलाम। तो बहुत सारे गुलाम खरीद लिए और अंतिम में एक जो है गंदा सा भद्दा सा चेहरा वाला लड़का जो है वहां पर बचा हुआ पिंजरे में, जिसको किसी ने नहीं खरीदा, है ना। तो मंगोलों ने कहा कि अरे इसको भी लेते जाइए, है ना, इसको भी खरीद लीजिए, सस्ते में दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि सस्ते में, इसको मैं फ्री में ना ले जाऊं, इसका मुंह देखो कितना गंदा है, मनहूसियत आ रही इसको देख करके। तो उन लोगों ने कहा क्या करें, इसका क्या करें, फिर एक बचा है ना। तो कहा मार डालो, क्या करना है, इसको खत्म कर दो। तो बलबन तेजी चिल्लाया कि अरे हम आपके लिए बहुत वफादार रहेंगे, हमको लिए चलिए अपने साथ, ये लोग हमको मार डालेंगे, है ना, बचा लीजिए। तो इल्तुतमिश ने फिर लौट करके कहा अच्छा ये बताओ कितने में दोगे इसको। तो उन्होंने कहा कि आपने काफी सारा जो है प्रोडक्ट खरीद लिया है ना, तो ये घेतैया में लेते जाओ, फ्री में दे देंगे इसको, आप बस लेते जाओ इसको बस, ठीक है, तो आते रहना। तो उनका ठीक है। तो इनको खरीद तो लिया, लेकिन कहा ऐसा है तुमको हम ऐसा काम देंगे कि तुम्हारा चेहरा हमको दिखाई नहीं देना चाहिए बस, ठीक है। तुम्हारा काम है बलबन कि एक सर इलबारी जनजाति का सर था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इलबारी ट्राइब का था, जिस जनजाति का इल्तुतमिश था। तो वो और खुश हुआ, चलो एक चीज मैच हुई हम दोनों की, है ना। तो बोला कि तुमको हम एक काम दे रहे हैं कि तुम जंगल जाओगे, जंगल में पानी भरोगे नदी से, और ला करके यहाँ पर जो रिजर्वायर है पानी का किले में, उसमें लाख भरोगे, तुम्हारा भीस्ती वाला काम रहेगा। पहली नौकरी इसको जो बलबन को मिली, भीस्ती, क्या कहते हैं अंग्रेजी, वाटर बियरर, वाटर बियरर का काम मिला इनको। क्योंकि 1232 में खरीदा गया था ये बलबन, इल्तुतमिश के सानिध्य में आया था। फिर क्या था कि एक दिन इल्तुतमिश शिकार खरीद खेलने गया था और उसने शेर के ऊपर तीरताना निशाना मारा और निशाना चूक गया। शेर ने इनको देखा, इन्होंने शेर को देखा, आंखें चार हुई। अब शेर ने कहा अब मेरी बारी, है ना, और दौड़ा इनकी तरफ बड़ी तेजी से, और वहीं से ये पानी भर करके लौट रहा था बलबन मटके में लेकर। इसने देखा कि इनका राम नाम सत्य होने वाला है महाराज का, है ना। तो इसने उठा करके पानी का मटका फेंक के मारा शेर के ऊपर, आकर के पानी ढेर सारा शेर के ऊपर मुंह पे लगा। शेर अचंभित वहां भाग लिया, वो डिस्टर्ब हो गया उसका।
इसकी एक बहादुरी देख करके कि आया यहाँ पर सीधे अपनी जान की परवाह नहीं किया, मुझे बचाया। इल्तुतमिश बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने यार, हम तुमको बहुत मनहूस समझते थे, हैं, तुम्हारी शक्ल की हमने बहुत आलोचना करी, जब भी तुम दिखे तभी तुमको देख देख करके तुम्हारी आलोचना की गई, है ना। सॉरी भाई, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे, शिकार खेलने जब भी आऊँगा अब तुम मेरे पर्सनल हंट्समैन हो, ठीक है। अब धीरे धीरे राजा के नजदीकी बढ़ी, लाभ तो होगा ही, है ना। धीरे 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 इनका प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन होता चला गया और चहलगानियों का प्रमुख बना दिया गया इसे, ठीक है। फिर उसके बाद मंत्री पद भी प्राप्त कर लिया इसे। बहुत अच्छा कुशल सेनापति था, योद्धा भी था बहुत तगड़ा। और इसमें दोआब, रणथंबोर, मालवा, कालिंजर इत्यादि राज्यों में उठ रहे विद्रोहों का दमन किया था और उन्हें वापस दिल्ली सल्तनत की गद्दी के अधीन लेके आया था। नसीरुद्दीन महमूद एक बार इसकी बढ़ती हुई क्या कहते हैं शख्सियत से बहुत दुखी हो गया था, तो उसे लगा कहीं आगे जाकर के मेरा राज्य ही ना छीन ले, तो इसे कोर्ट से निकाल दिया था। जब उसको कोर्ट से निकाल दिया तो बाद में जैसे अन्य राज्यों को पता चला कि बलबन नहीं रहा वहाँ, तो वो लोग जो है आज़ाद होना शुरू कर दिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। तब इसको पता चला कि भाई नसीरुद्दीन महमूद को कि कितना इम्पोर्टेंस है बलबन की, है ना। बलबन के डर के मारे ही कोई जो है आवाज़ नहीं उठाता था, बगावत नहीं करता था। तो वापस इसको बुलाया गया और फिर से इसको महामंत्री नियुक्त किया गया और फिर इसने बगावतियों को दबाया। अब नसीरुद्दीन महमूद एक साधु आदमी, है ना, दरवेशी संप्रदाय के, उनके बस का नहीं था मार काट करना, युद्ध करना। तो उसके बाद जब ये मर जाता है महमूद, तो उसके बाद ये गद्दी पर बैठ जाते हैं और इस तरह से अब इनका कैरियर शुरू होता है एज ए सुल्तान। लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण इसने किया था। बिना मर्जी के जो भी विरोध करने वाले थे उनको मार दिया जाता था। गद्दी पर बैठते इसने क्रूअल पॉलिसीज अपनाई, बहुत ही क्रूअल। सबसे पहले तो इसने क्या किया कि जितने चहलगानी थे उनको पार्टी दिया कि तुम लोगों ने हमको गद्दी पर बैठाया, तुम लोगों को आ जाओ, इधर आ जाओ। सब लोग की पार्टी है आज। सब लोगों को एक ही दिन में जितने चहलगानी थे उनको बुला लिया और जहर डाल करके सबको मरवा दिया। अलग अलग मरवाना शुरू करता तो सब लोग सतर्क हो जाते जैसे पीछे हो चुका था। ये चहलगानियों का प्रमुख चहलगानियों को मरवा डाला। उसका प्रमुख कारण ये था कि इन फ्यूचर कहीं ये लोग मुझे भी डिस्टर्ब करेंगे जैसे कि मैं राजा को डिस्टर्ब करता था, है ना। इसलिए अब रोड़े सब हटाए पहले इसने, जो भी इसका विरोधी था उसको ही मार डाला गया और जिससे संभावना थी कि ये विरोध करेगा उसको भी मार डाला गया। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स
जिसको भी लगेगा कि डिस्टर्ब करेगा ये बीजेपी वालों को, उसको जेल में डाल दो। आया रहा ना एक्ट। उसके बाद इसने अगला आदेश दिया, मेवातियों का दमन। सप्रेशन ऑफ मेवातीज। मेवाती ये लुटेरे थे। म्यूट कर लीजिए प्लीज बाकी के लोग। मेवाती कौन थे? लुटेरे थे। और ये हमेशा दिल्ली के नगरों में घुस करके लूटपाट डकैती मचाया करते थे। हाँ अरुण बताओ। नहीं सर कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक। तो इसने मेवातियों को खत्म करने के लिए आदेश दिया कि जंगल में आग लगा दो और खड़े रहो, बाहर सेना वाले जो निकले उनकी मुंडी उड़ा दो। तो जंगल में लगा दी गई आग और बाहर खड़े थे चारों तरफ घेर के सैनिक। तो जो लोग वहां से भागते हुए निकल के आते थे जंगल से, है? उनको मार दिया जाता था। और जो नहीं आएंगे भाग करके वो खुद ही मर जाएंगे जल करके, है ना। तो जो लोग आते थे उनसे कहता था कि जो है वो 100,000 टोल के रूप में दो चुंगी, तब जाने देंगे। यानी जो लूटे हो वो वसूल लेंगे, है ना। नहीं दोगे तो मार देंगे। ठीक है। 100,000 रुपये लेकर के इनको जो है छोड़ता था। इतना पैसा जो मतलब तगड़ा लुटेरा चोर होगा वो जितना लूटा हुआ वो दे देगा, नहीं देगा तो मार देंगे। और इसी तरह से सेम इसने दोआब के डकैतों के साथ किया, यानी मेवातियों को भी मारा, है ना, और दोआब के लुटेरों को भी इसने मारा। तो लुटेरों का इसने दमन किया। मरे कुचैले लोग जो सेना में थे उनको हटवाया और अब की बार डिसेंट लोगों को नौकरी दिया गया। सेना का पुनर्गठन किया और नई अपॉइंटमेंट्स की। ठीक है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड आर्मी को इसने गठित किया, ताकि वो आने वाले आक्रमणों से बचा जा सके। मंगोलों के आक्रमण का भय रहता था। इसने हिंदुओं के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, बहुत ही कट्टर मुस्लिम था। ठीक है। हिंदुओं के साथ इसने हमेशा कठोर नीतियों का ही प्रयोग किया। इसने, ये पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसने सिजदा, जमीन बोसी और पैबोसी का सिस्टम चलाया था। अपना भौकाल टाइट करने के लिए इसने बहुत प्रयास किए। डर, खौफ। सर नाम रिपीट कर दीजिए कि कौन कौन से जो चलाए थे। हाँ बता रहा हूँ, अभी अभी नाम बता दे रहा हूँ, अभी लिख दूंगा यहीं पर। ठीक है। पहले इसके भौकाल के बारे में सुन लो। ये भौकाल के लिए था। ये बोलता था कि जो सम्राट है, राजा का दैवत्व सिद्धांत इसने अपनाया हुआ था कि जो किंग is the representative of God on earth. So the ruler is like God, like Almighty Allah. So everyone worship him.
सभी लोग उसकी पूजा करें, क्योंकि वो अलमाइटी अल्लाह का दूत स्वरूप समझ लो, धरती पर ईश्वर का स्वरूप। राजा का दैवत सिद्धांत होता है, अपना भौकाल बनाने के लिए राजा लोग ऐसा करते हैं, आस्था का केंद्र बन जाते हैं, इससे लोगों का समर्पण होता है। तो ऐसे झूठ बातें फैला दो तो अरे भैया ये तो भगवान है ना। दूसरा चीज, इसने सबकी कुर्सियां हटवा दी राज्यसभा से, दरबार से सबकी चेयर हटवा दिया, सबको खड़े रहना था, है ना। अब बैठेगा केवल ये, बाकी सब के सब खड़े रहेंगे। कोई दांत नहीं निकाल सकता, बत्तीसी निकालो तो जबड़ा तोड़ दिया जाएगा। कोई हाँ हूँ हाँ नहीं, एकदम सब सीरियस खड़े रहेंगे, मजाक वजाक कुछ नहीं। बहुत ही रूड आदमी था जो है। फिर क्या था, यहाँ तक कि इतना इसका बड़ा लड़का की मृत्यु हो गई थी और उसकी खबर इसको रात दरबार में सुनाई गई कि महाराज जो है युवराज की मृत्यु हो गई। तो इशारे से कहा चले जाओ, अभी रात दरबार चल रहा है, भागो यहाँ से, ये सब बातें ना बताया करो यार। उसको डांट दिया और उसके बाद अपना पूरा दिन राजपाट पूरा वैसे वैसे करता रहा, नो कंडोलेंस नो कुछ, है ना, चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं। और सारा कुछ हो गया, उसके बाद इसने दरबार जब खत्म हो गया तो सबको कहा जाओ तुम लोग, और उसके बाद सब लोग चले गए। तो फिर जैसे देखा कोई नहीं देख रहा है तो खूब तेज तेज चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, सर पटक पटक करके, है ना। तो मतलब इतनी देर अपने इमोशंस को ये कंट्रोल किए हुए बैठा था, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहा था, उसके मन में बात चल रही थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया था। राजा के दैवत सिद्धांत कहते हैं थियरी ऑफ डिवाइन राइट्स। रक्त और लौह की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ये सब इसकी नीतियां थी। इसने और अधिक भौकाल टाइट करने के लिए सिजदा और जिसे कहते हैं जमीन बोसी तथा पैबोसी, ये लेके आया। तुम लोग तो गाने में सुनने हो तो सिजदा करूं कई बार सुने होगे। क्या होता है सिजदा करना? सर घुटने के बल पर बैठना। जैसे जमीन पे सर बैठा जाता है तो घुटने के बल, घुटने पे बम लोग होता हाँ, है ना सर, घुटने पे जैसे बैठ के। रात दरबार में एंट्री मारे, है ना, सभी तो पहले जो है क्या कहते हैं, आग घुटने के बल बैठ करके सर को जमीन में टच करवाएं, घुटने के बल बैठ करके सर को जमीन में टच करवाएं। ये एक स्टेप भी होता है उसमें जब नमाज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उठें और झुके रहें, हाथ से ऐसे बार बार सर को छूते 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 वहां गद्दी तक जाओ। क्या सीन है ना। बैठे, सर नीचे धरती पर झुकाए, टच कराए, उसके बाद उठे झुके हुए, है ना, ऐसे हाथ बार 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 जैसे नमस्ते करते नहीं है,
करते हुए वहां तक जाएं, दरबार जहां पर वो बैठा हुआ है, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके पैर पर जाकर के चुंबन करें, और फिर ऐसे हाथ से पीछे ऐसे करते 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 जाकर के अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, है ना। पैबोसी मतलब पैर का चुंबन करना है, ठीक है। क्या भौकाल टाइट किया था इसने। मायावती ने भी नियम लागू कराया था कि सब लोग हमारा पैर छुएंगे, है ना। फिर इसने कुछ परिवर्तन भी किए। मंगोलों की शक्ति को दबाने के लिए इसने आर्मी तो खड़ी ही किया था। इसने नायक का पद समाप्त कर दिया, इंपॉर्टेंट। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। नो मोर नायक, ओनली खलनायक। तो इसने नायक का पद समाप्त कर दिया और एक नया पद ये लेकर के आया, ठीक है। दीवान ए अर्ज एक नया डिपार्टमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका हेड होता था अर्ज ए मुमालिक। अरिज ए मुमालिक का पद लेकर के आया, सबको सैलरी वैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले क्या था कि नायक ही अपॉइंट भी करते थे, सैलरी भी देते थे, सारा काम करते थे। अभी दीवाने अर्ज का काम हो गया कि सबको जो है सैलरी अलग देगा दूसरा विभाग, ट्रेनिंग अलग देगा दूसरा आदमी। इससे क्या होगा कि कभी ये नहीं, सैलरी भी वही दे रहा है, ट्रेनिंग भी वही दे रहा है, सब कुछ, तो फिर आगे अपने हाथ में ले सकता है ना। इसलिए क्या कहते हैं, उसको जो है उसके पति बदल दिए। सेनापति का काम अपना युद्ध ट्रेनिंग कराओ, और इनका काम अपना सबको पैसा मुद्रा बांटो, सैनिकों के खाना पीना का बंदोबस्त और ये सब चीजों के। इसने उलेमाओं को कहा, उलेमा मौलाना जो बैठते थे मस्जिदों के, मौलवी, उनको कहा कि तुम्हें केवल आध्यात्मिक मामले देखने हैं बस, और किसी चीज में नियम कानून बताने का काम तुम्हारा नहीं रहेगा। फतवा जारी करना, अगर जारी किए तो तुम्हारा फतवा सीधे यहाँ जारी करेंगे और डायरेक्ट अल्लाह से तुम्हारा मुलाकात होगा, ठीक है। इसलिए कोई नियम कानून नहीं बोलना है, कोई फतवा नहीं जारी करना है, ठीक है। किसी का न्याय नहीं देना है, ठीक है। इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, ये हम करवा लेंगे, हमको जो करवाना है। तुमका काम है केवल नमाज करवाओ, लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बताओ, उसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं। बहुत सही काम किया था। फिर क्या होता है कि इनके शासनकाल में विद्रोह होता, बंगाल का विद्रोह।
रिवोल्ट ऑफ बंगाल। बंगाल दिल्ली सल्तनत के ही अधीन था और यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किए गए थे तुगरिल खान। तो तुगरिल खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उसको लगा कि अपने आप को हम सीधे स्वतंत्र राजा घोषित कर लेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे ममता बनर्जी जो है हमेशा अपने आप को कोशिश करती रहती है कि एक अलग देश ही बन जाए, है ना, मोदी हमारा कुछ ना कर पाए। तो कोशिश की थी, है ना, लेकिन वो भी औकात में आ गई। तो वैसे इनकी तो और बुरी हालत हुई थी, वहां गद्दी पर मोदी नहीं बलबन था। हाँ, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में वैसे, लेकिन आयरन एंड ब्लड वाली पॉलिसी नहीं अपनाए कम से कम अभी, है ना। सही। इसने एक बहुत विशाल सेना अजीज खान के नेतृत्व में भेजा और अजीज खान को तुगरिल खान ने पराजित कर दिया। अजीज खान भाग करके जंगल में घुस गया। फिर क्या था कि बलबन को पता चला कि हार गई हमारी सेना, तो बलबन ने कहा हम खुद ही जाएंगे युद्ध करने। बलबन एक विशाल सेना इकट्ठा किया, है ना, और बंगाल की तरफ कूच किया। तुगरिल खान को जब पता चला कि दादा खुद ही आ रहे हैं तो भाग लिया। ठीक है, परिवार सहित भाग गया, राजपाट सब छोड़ छाड़ कर। ठीक है, अपनी राजधानी लखनऊ से उसी जंगल में घुस गया। जब बलबन वहां पहुंचा तो बिना युद्ध के ही वो ऑलरेडी सब विद्रोह खत्म हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं थी। पता चला कि वो भाग गया जंगल में कहीं। बहुत बहादुर आदमी था ये तो, है ना। उसने तुरंत ही आदेश दिया कि इसके जितने परिवार वाले हैं इनको सबको ढूंढ करके चौराहे पर काट डालो। जितने भी इसके रिलेटिव बचे थे जो नहीं भाग के गए थे, है ना, उनको सबको पकड़ा गया, ढूंढ ढूंढ के लाया गया। जो लोग विद्रोह में शामिल थे, है ना, उन सबको, जो सेनापतियों ने कमांड किया था उनको सबको मृत्यु दंड वही सुना दिया उसने। और उसके बाद कहा कि जाओ तुगरिलवा को ढूंढो कहाँ गया। जंगल का छान मारा गया, वहां दो लोग मिले, एक तुगरिल खान, दूसरे पहले अजीज खान जो भाग के गए थे। इन दोनों को ही खाल खींच के मार देने का आदेश दिया कि जिंदा ही खाल निकाल लो। अजीज खान को क्यों मारा होगा, भाग गया भगोड़ा, इसलिए नाखुश किया सम्राट ने। दोनों को मार दिया गया। अब यहाँ पर अपने दूसरे पुत्र बुगरा खान को, इसने क्या कहते हैं, पहला पुत्र तो मर ही गया था, बुगरा खान को इसने बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया और वहां से फिर बलबन वापस आ गया। फिर क्या था, अब इनके मरने के भी दिन आएंगे। बहुत शासन प्रशासन कर लिया बहुत दिनों में, अब अंत का समय आ रहा है। 1287 में इनकी मृत्यु होती है। बहुत तगड़ा शासन था। 1287 में राम नाम सत्य हो जाता है इनका डेथ। प्रायर टू हिज डेथ
he required Bughra Khan to become the ruler of Delhi Sultanate. इसने मरने से पहले बीमार हो गया था, तो बुगरा खान को कहा कि अरे बुगरा भाई आ जाओ बेटा, अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा गद्दी, तुम आकर के यहाँ दिल्ली सल्तनत के शासक बनो। बुगरा खान ने कहा कि पापा हम जहाँ हमको वहीं रहने तो, हमको नहीं बनना राजा, हम खुश रहे थे, है ना। ये भी का जवाब भी था बुगरा खान भी। तो उसको बुगरा खान को समझाने के लिए इसने कैकूबाद, जो कि बुगरा खान का बेटा था, है ना, बुगरा खान का बेटा था और ग्रैंड सन ऑफ बलबन, उसको भेजा। इलाहाबाद में दोनों की मुलाकात हुई। वो उधर कहा कि आधे रास्ता हम आते हैं, है ना, और आधे रास्ता तुम आओ। दोनों वहां मिलते हैं, दोनों के बीच में वार्तालाप होती है कैकूबाद और बलबन में, है ना, लेकिन किसी तरह से कोई बात जमती नहीं है, वो मानता नहीं। और फिर वो खाली हाथ जो है वापस आ जाता है। इन पर एक ग्रंथ लिखा अमीर खुसरो ने, इसका नाम है, पूछा भी गया है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीरान उस सदान। कीरान उस सदान, किसने लिखा और इसमें क्या है। ईरान उस सदान में मीटिंग ऑफ टू स्टार्स, मतलब दो तारों का मिलन, इसका मतलब होता है ईरान उस सदान का दो तारों का मिलन। तो तारे कौन कौन से हैं, एक तारा ई बुगरा और दूसरा तारा इनका छोटू। कैकूबाद। अभी मर तो जाने दो सही से उसको, अभी तो बुला रहा है सबको। कैकूबाद और कौन था? दो तारों का मिलन, मतलब एक कैकूबाद और एक और? एक उनके पप्पा बुगरा खान, ये पूछा कि इसमें है क्या, ये भी ऑप्शन में पूछा गया। सर कहाँ मिले थे तो ये भाई लोग, क्या बताया था अभी आपने? ये नहीं मानते हैं तो ये आ जाता है वापस कैकूबाद, कहता है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा है बेटा, तुम ही जा करके राजा बन जाओ, हम यहाँ बंगाल में बहुत मौज में हैं, बहुत खुश हैं, है ना, हमको सर नहीं कहाँ, बनना राजा। सर मिले कहाँ पे थे, कुछ बताया था अभी आपने? इलाहाबाद। इलाहाबाद। इलाहाबाद में मीटिंग हुई, आधा रास्ता वो आधा रास्ता ये। अब क्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ही बन जाना, क्या करना है। तो अपना क्राउन हस्तांतरित कर दिया बलबन ने कि मेरी मृत्यु के बाद अगला शासक बनेगा कैकूबाद। तो मर गए 1287 में और कैकूबाद को गद्दी पर बैठा दिया गया। कैकूबाद बहुत ही कड़े अनुशासन में पला बढ़ा था। पहले व्यक्ति 7 में गद्दी पर बैठा, ये बहुत ही कड़े अनुशासन में पला बढ़ा था, रास रंग से एकदम दूर, ठीक है, मदिरा वदिरा से एकदम दूर, केवल पढ़ाई लिखाई वाला लड़का था, है ना,
ग्रैंडफादर बड़े सख्त थे, है ना, मिलिट्री शासन था पूरा इनका। तो इसने क्या कहते हैं, कभी भी किसी लड़की तक के टच में नहीं रहा, कभी भी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई, मोबाइल भी नहीं रखता था, नो व्हाट्सएप, फेसबुक, नथिंग, नो पार्टी शार्टी, नो फ्रेंड, ओनली स्टडी। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, है ना, आपको दुनिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भैया कैकूबाद बन गए राजा, तो जितना दिन से इनका पूरा दिल में इच्छाएं थी वो सब उन्होंने तुरंत पूर्ण किया। तुरंत आईफोन मंगवाया, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टॉल करवाया, है ना, तुरंत जो है क्या कहते हैं फ्रांसीसी स्कॉच मंगवाई, है ना, और सुंदर स्त्रियों को नृत्य करने के लिए बुलवा लिया। अब ये एकदम जितना ज्यादा अच्छा इंसान था उतना ही ज्यादा बुरा इंसान हो गया, है ना, और कोई काम ही नहीं, सिर्फ जो है जैसे राजा बने हैं केवल इंजॉय के लिए, इंजॉय के अलावा कोई काम नहीं इनके पास, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये हो गए अपाहिज, इनको पैरालाइज अटैक आ गया, इनका पैरालाइज हो गए, लकवा मार गया, बीमारी हो गई इनको, पूरा जो है कमर के नीचे का पार्ट ही इनका काम करना बंद कर दिया, ठीक। लेकिन क्या कहते हैं, जब इनको मारने के लिए भेजा, अभी इनका कोई शासन प्रशासन नहीं चल पा रहा था, बड़े नाखुश हो गए थे, है ना। तो एक लोग थे जलालुद्दीन फिरोज, यानी मलिक फिरोज, मलिक फिरोज, इनको कैकूबाद ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। मलिक फिरोज को लगने लगा कि कैकूबाद शासन के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, ठीक। तो कैकूबाद को मारने के लिए मलिक फिरोज ने कुछ सैनिकों को भेजा। तो जब ये मारने उनको आए, देखा ये पैरालाइज आदमी जो है उस समय भी एंजॉय के मूड में था, शीश महल में, है ना, किलूगढ़ी। शीश महल में 4 स्त्रियों के साथ में जो है लेटा हुआ, है ना, हाथ पैर कर रहा, अय्याशी इनकी कम नहीं हो रही है, इसीलिए मारे जा रहे हैं। और फिर इनको वहीं पर मार दिया, यमुना नदी में फेंक दिया। किसी को कोई दुख नहीं हुआ, है ना, न्यूज़पेपर में चौथे पेज में छोटा सा छप गया, बाकी न्यूज ज्यादा हाईलाइट थी कि हाँ कैकूबाद मारे गए, छोटा लिख दिया गया कि क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत के सरताज कैकूबाद की अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी, है ना। हो सकता है शाही शोक मनाया जाए, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, कोई शाही शोक नहीं हुई। अब जो नोबल्स थे, सामंत लोग थे, है ना, उन्होंने इनका 3 साल का बेटा था उसको गद्दी पर बैठा दिया। ह्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन वो छोटा सा बच्चा क्या कर पाता, है ना, उसकी भी हत्या करवा दिया इसने, मलिक फिरोज ने, और ये बैठ गया गद्दी पर। नई डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। 1290 में खत्म हो गया कहानी, यानी कि 1287 से 3 साल तक ही
कैकूबाद शासन कर पाए। अंतिम शासक कहीं कहीं पर कैकूबाद को भी कहा गया है और कहीं कहीं पर ट्यूमर्स का। ट्यूमर्स ऑप्शन में होंगे तो ट्यूमर्स को लगा देना, और कैकूबाद अगर ऑप्शन में हो तो कैकूबाद को लगा देना। दोनों ही ऑप्शन में है तो ट्यूमर्स को लगा देना। भले ही 3 साल का था, भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन गद्दी पर तो बैठा ही था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक वो हो गया। अब ये जो मलिक फिरोज थे, इन्होंने अपना नाम बदल लिया, भोकाली नाम रखा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना हो गई। गुलाम वंश खत्म, अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं खिलजी वंश। सर एक बात बता दीजिए, ये जो हम्म, सिरान उल सदान था, ये किसने लिखा था? तोताए हिंद। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। तोताए हिंद अमीर ठीक। खुसरू। इसी ने पूरा कॉन्स्पिरेसी करके गुलाम वंश को खत्म किया, और कोई बचा भी नहीं था सही शासक। ठीक है किया। और अपना गद्दी पर बैठ गया। तुर्किश था ये, है ना, और अफगानी तुर्की था, है ना। और ये तुर्की गुलामों को बहुत पसंद भी करता था। बहुत ही बूढ़ा आदमी था, है ना। जब ये गद्दी पर बैठा था तो बहुत ही बूढ़ा आदमी था, क्योंकि सीनियर हो चुका था अब तक। केवल राज्य को अच्छे से चलाया जाए इसलिए क्या कहते हैं बैठा था। मलिक छज्जू नाम का एक व्यक्ति था, जो कि भतीजा था बलबन का। ये बलबन का भतीजा था। इसने क्या कहते हैं अटैक मारा कि जो नए सुल्तान है उनको रिप्लेस करके वो गद्दी पर बैठ जाए, क्योंकि वो बलबन का वारिस है। उसको क्या कहते हैं इसने पराजित किया, गिरफ्तार किया, और उसके बाद उनको कहा कि ऐसा है, हम तुमको मारना नहीं चाहते हैं यार छज्जू भाई, है ना, और तुम हो तो तुमको हम जिंदा छोड़ दें, लेकिन तुम कसम खाओ कि दोबारा ये सब नाटकबाजी गद्दी और बैठने के लिए नहीं करोगे। तुमको हम मानिकपुर का शासक बना देते हैं, हमको टैक्स देते रहना, जाकर चुपचाप वहां रहो यार अच्छे से। तो उसने कहा ठीक है, तो उनको छोड़ दिया। ये इससे पता चलता है कि ये थोड़ा दयालु प्रवृत्ति का तो था ही। हम्म। फिर इसने जितने लोग ठग लोग जेल में बंद थे सबको, जिन किसी के ऊपर हत्या का आरोप था, है ना, किसी के ऊपर राज परिवार से षड्यंत्र का आरोप था, बहुत सारे ठग बंदी थे कारागार में, है ना, सबको खुलवाया और सबको बुलवाया। कहा यार तुम लोग बहुत गड़बड़ काम करते हो, है कि नहीं, देखो कितना बुरी हालत तुम्हारी जेल में है, ऐसे करते हैं, करोगे दोबारा? कर नहीं महाराज, नहीं महाराज नहीं करेंगे। क्या छोड़ दो सबको। सबको छुड़वा दिया। तो अजीब था थोड़ा सा ये, पता नहीं कौन सी पॉलिसी अपना रहा था ये अपना, दया की नीति।
इसके शासनकाल में मंगोल हलाकू ने अटैक मारा। हलाकू हलाकू नाम का मंगोल था जिसने आक्रमण किया। किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के प्रथम शासक के शासनकाल में अटैक किया। उसकी सेना जब पहुंच गई तो इसने कहा कि हमको जो है मिलना है, बात करनी है। तो उनका ठीक है, कर लो बात। तो वो पहुंचा वहां बात करने के लिए। उनसे कहा हलाकू से, यार हलाकू भाई है ना, काहे तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों अटैक करना हमारे ऊपर, बताओ है? तुमसे ना कम हमारी सेना है, न तुमसे हम कमजोर हैं। लड़ोगे मार तुम भी जाओगे, भले तुम उनको 4 तमाचे मारोगे, 2 तमाचा तुम भी खाओगे, है ना। तुम भले हमारा 2 हाथ तोड़ दो, लेकिन 1 हाथ तुम्हारा भी टूटेगा, ये भी बता दे रहे हैं। मेरे तुम 10 दांत तोड़ोगे, तुम्हारे भी 5 टूट ही जाएंगे, ये भी कन्फर्म है। क्या लड़ना हो चलो लड़ लेते हैं, और अगर यहीं से लौट जाना हो शांति से तो लौट जाओ यार, है ना। तो उसने कहा सही कह रहे हो, क्या मतलब है बेमतलब लड़ाई झगड़ा करने का, है ना। ठीक है हम लौट ही जाते हैं। तो हलाकू बिना युद्ध के वापस आ गए। कुछ तो बात थी बंदे के अंदर, ऐसा नॉर्मल इंसान नहीं था ये। कुछ तो इसको जादूगरी आती थी, बकैती बहुत बढ़िया कर लेता था, है ना। बातों से ही ये पूरा सब सिस्टम ही चेंज कर दे रहा था। ये गांधीवादी था हमको लगता है। वो चले गए वापस, लेकिन फिर से एक नया मंगोल अटैक किया, उलूग खान, हलाकू के बाद। मंगोल उलूग खान ने क्या कहते हैं इसके ऊपर आक्रमण किया। इससे मीटिंग अख्तियार किया, कहा कि इससे भी मिलेंगे, इससे भी मुलाकात करी। इससे कहा यार उलूग क्यों युद्ध करना, इसमें क्या रखा हुआ है ना। कुछ नहीं रखा हुआ है, सब फर्जी बातें हैं। तुम चाहो तो हमसे हाथ मिला सकते हो, है ना, और चाहो तो युद्ध कर लो, ठीक है। वही पूरा पुराना वाला डायलॉग इसके ऊपर भी अध्यारोपित किया। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन इतनी दूर हम आए हैं तो कुछ तो लेकर के हम जाएंगे, ऐसे नहीं। तूने कहा कि कुछ तो क्या, हम तुमको बहुत कुछ दे दें, लेकिन तुमको एक शर्त माननी होगी। क्या? क्या शर्त ये है कि तुम पहले तो इस्लाम एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, और दूसरी चीज, जब कभी युद्ध हो तो मंगोल सेना हमारा सहयोग करेगी, और तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो खिलजी सेना तुम्हारी सहयोग करेगी। और इसके लिए हम लोग पारिवारिक सूत्र में बन जाते हैं, परिवार हो जाते हैं दोनों, है ना, कि मेरी लड़की है उससे तुम शादी कर लो। तो उसने कहा ठीक। अब उसने क्या किया, उनकी लड़की से शादी कर लिया। अब इस तरह से पारिवारिक संबंध भी बन गया, मंगोलों का खतरा भी खत्म हो गया। बहुत बढ़िया सिस्टम। फिर वो लौट गया बिना युद्ध के, दोनों मंगोलों को इसने वापस किया, जो कि बड़े कट्टर हुआ करते थे। रक्तपात के अलावा कुछ दिखता नहीं था जहां मंगोल गुजरते थे। चंगेज खान के आक्रमणों को देख लो, जहां से गुजरता था लाशों का केवल कतार दिखाई देती थी। फिर क्या था आगे, इनका एक भतीजा था, ये जलालुद्दीन, इनका भतीजा था अलाउद्दीन।
जलालुद्दीन बहुत ही मतलब पैसा वैसा कहीं नहीं खर्चा करता था, कुछ बनवाया नहीं था ये, बस शांति से सब चलता रहे, ठीक, क्या मतलब है तो नाटकबाजी करने का। बहुत सादगी पसंद आदमी था। तो ये दोनों इलाहाबाद की यात्रा कर रहे थे, साथ ही साथ जा रहे थे, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन। इलाहाबाद में कारा के पास पहुंचे थे। कारा मौका देख करके अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की गर्दन ही उड़ा दी, ठीक है, और उसका सर लेकर के पहुंचा यहाँ दिल्ली, और कहा कि देखो मैंने इनको मार डाला, अब आज से गद्दी हमारी, आज से अगला शासक मैं बनूंगा। और उसके साथ ही वो शासक बन जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पर तुलना की जाए बलबन और जलालुद्दीन खिलजी में, तो कौन सही था, किसकी पॉलिसी सही थी? दोनों की पॉलिसी एकदम डिफरेंट थी। कोई जो बताना चाहे बताए। जलालुद्दीन की सर। कौन सही था? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। लेकिन उसकी तो हत्या हो गई, बहुत कम समय तक ही शासन कर पाया। हत्या अलग मैटर है सर, हत्या हो गई, लेकिन ये है कि अपने हिसाब से वो सही शासन कर रहा था। थोड़ा सा अगर जागरूक होता तो हत्या नहीं होती। अगर अलर्ट रहता मतलब, अब घर में भी कहाँ तक अलर्ट रहता, क्या होता घर में घर वाले ही हत्या कर देंगे। लिबरल पॉलिसी हाँ। उसने चला रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, जिसका वास्तविक नाम था अली गुरसप। बीस साल तक शासन किया था। ये उतना ही क्रूर और घटिया आदमी था, तुच्चा इंसान था ये, बहुत बड़ा। अपने चाचा को मार डाला, जो कि बहुत बढ़िया थे, इसके ऊपर बड़ा भरोसा करते थे, बेटा बेटा करते रहते थे, पढ़ाया लिखाया था इस गधे को, लेकिन इसने अपने चाचा को मार डाला। ये तो अंगूठा टेक था सर, अलाउद्दीन। अंगूठा टेक बताते हैं इसको। महा अंगूठा छाप था, अनपढ़ गवार। जितने थे सभी अनपढ़ गवार थे, कौन सा बलबनों पढ़े, कुछ पढ़े लिखे थोड़ी थे, है ना। पहला पढ़ा लिखा शासक तो जाकर के होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जी। ठीक है, जो सबसे मूर्ख शासक कहा जाता है। वही भी पढ़ा लिखा था। मनमोहन सिंह। नहीं, मनमोहन सिंह का शासनकाल बहुत सही था, वो बोलता नहीं था पर काम बहुत किया था, है ना। इनसे तो लाख गुना अच्छा था। अभी जो शासन चल रहा है, सब कम से कम खुश थे, जिंदा थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, किसी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। इसके पहले जब उन्होंने सर काट के लेके आया था ये, तो जैसे ही पता चला था कि कर्रा में है और वहां पर मृत्यु हो गई है, तो जलालुद्दीन की विधवा, जिनका नाम था मल्लिकाए जहां, मल्लिकाए जहां ने अपने पुत्र यानी जलालुद्दीन के पुत्र रुकनुद्दीन खिलजी को गद्दी पर बैठा दिया था। इनके पहुंचने से पहले जो केवल
2 दिन के लिए राजा बन पाए थे बस, लेकिन बने तो थे ही रुकनुद्दीन खिलजी। तो जब एक करा से वापस दिल्ली पहुंचा, देखा वहां पर बैठे हुए हैं रुकनुद्दीन खिलजी, तो इसने क्या किया कि मलिकाए जहां और रुकनुद्दीन खिलजी की आंख फोड़ करके और उनको उठा करके कारागार में डाल दिया। जो लोग उनके पक्ष के थे सबको मारा गया, कारागार में डाला गया, अंधा कर दिया गया, किसी को मार डाला गया, किसी का हाथ पैर काट डाला गया, यही सब हुआ। कुछ लोगों जिनको लगता था कि ये बगावत इन फ्यूचर कर सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि उसका कोई विरोध कर सके। विद्रोहियों को पूरी तरह से दबल कर दिया गया है। सेना ऑलरेडी विशाल थी ही, है ना। इसने और अधिक नियुक्तियां की क्योंकि इसका भारत विजय का अभियान, इसने सोचा कि पूरे भारत पर हम जो है कब्जा करेंगे, इसलिए इसने और भी अधिक सेनाओं का गठन किया। इसके शासनकाल में पूरा क्या कहते हैं सिंध नदी से लेकर के वहाँ बंगाल तक इसका शासन तो था, और पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के, है ना, नीचे विंध्य रीजन तक इसका शासन था, विंध्य पर्वतमाला तक इसका शासन था। और अब तक कोई भी इसके अलावा मुस्लिम शासक विंध्य नहीं पार किया था। पहला व्यक्ति था जिसने विंध्य को पार करके शासन किया था। फिर ये सतपुड़ा पहाड़ी को भी क्रॉस कर गया, नर्मदा नदी को पार कर गया और पहुंचा दक्कन के पठार, दक्षिण भारत। और इसने दक्कन के क्षेत्र में भी अटैक किए और जीते। इसने देवगिरी पर आक्रमण किया, इसके बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं। देवगिरी, तो देवगिरी के राजा रामचंद्र के ऊपर इसने आक्रमण किया, वहां से इसको जंगली हाथियों का लाभ प्राप्त हुआ। वार एलिफेंट चाहिए थे, है ना। तो इसने क्या कहते हैं वो कब्जे में ले लिया। उनकी पुत्री थी क्या कहते हैं देवल रानी, है ना। और इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी से तो अपना शादी कर लिया और उसकी पुत्री से भी अपना शादी करना चाहता था, दोनों से। तो जब उसको वापस लेके आया तो इसका पुत्र था खिज्र खान, है ना, जिसने बहुत सारे जहां आक्रमण किया था वहां वहां के राजाओं की स्त्रियों और उनकी लड़कियों से इसने विवाह किया था। 30 के ऊपर ऐसी स्त्रियों से इसने शादी किया था। और लगभग इसका जो शाही हरम था उसमें 5000 औरतें थी, है ना। और एक जहाज महल क्या कहते हैं वो झूला महल करके क्या कहते हैं उसे बनवा रखा था, ठीक है, वहां पर दिल्ली, जिसमें कि एक बड़ा सा कमरा था, पटरों से जुड़ा हुआ था, और नदी के ऊपर, है ना, यमुना नदी के ऊपर पूरा वो झूलता रहता था। उसको झुलाने के लिए गुलाम रखे गए थे, बड़े बड़े सकरे से गुलाम बंधे रहते थे। गुलाम उसे बड़ी ताकत से खींचते थे, पूरा कमरा हिलता था। और कमरे में अलाउद्दीन खिलजी सुंदरियों के साथ आनंद भोगता, है ना। ये था भौकाल। लेकिन जब देवल रानी के साथ भी वो विवाह करने की कोशिश किया तो खिज्र खान ने कहा कि अब पापा बस तुम्हारा बहुत हो गया, है ना, इससे तो हम करेंगे साथ। इनके ऊपर भी अमीर खुसरो ने एक किताब लिखा है, इन दोनों के प्रेम कहानी के बारे में। बाप बेटे का बहुत झगड़ा होती देवल रानी के चक्कर में, है ना। तो देवल रानी खिज्र खान
केवल रानी और खिज्र खान की कहानी, अमीर खुसरो ने ये किताब भी लिखा है। केवल रानी खिज्र रानी। अब ये भी क्या कहते हैं, मंगोलों का आक्रमण झेलेगा। इनके चाचा तो बहुत अच्छे तरीके से मंगोलों के आक्रमण को निपटा लेते थे, लेकिन ये क्या करेंगे, देखिए मंगोल अटैक। बारह सौ चौरानबे में दुआ खान जो कि कुबलाई खान का उत्तराधिकारी था। कुबलाई खान एक बहुत ही शक्तिशाली मंगोल हुआ करता था। इसने अटैक मारा। इसने सोचा कि भारत में मंगोल साम्राज्य की नींव रखी जाए। सुल्तान अलाउद्दीन ने जफर खान को इसको पराजित करने के लिए भेजा। दोनों का युद्ध पंजाब में होता है। जफर खान दोनों का पंजाब में युद्ध होता है। और 1297 में दोनों सेनाएं यहाँ पर नहीं, हाँ 1294 में दोनों सेनाएं आपस में यहाँ पर भिड़ती हैं। ठीक है, जलंधर में पराजित हो जाता है। वो पराजित हो गया, हार गया। फिर दोबारा से अटैक होता है 1297 में। दूसरा मंगोल आता है, सल्दी बेग। मंगोल सल्दी बेग जो है आक्रमण करता है। पहले वाले आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी डर गया था, तो इसने एक सीक्रेट किला बनवा रखा था। मालवा स्टाइल आप आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, उसी आर्किटेक्चर बनवाया था। सिरी में एक किला इसने बनवा रखा था, सिरी फोर्ट, कि कोई आएगा तो हम उसी किले में जाकर के छुप जाएंगे। और उसमें रहने खाने के लिए सब पूरी व्यवस्था की गई थी लंबे समय तक, है ना। तो पहले जब आलम से यही हारा था, फिर अलाउद्दीन ही हारा था। क्या हो गया था, पहले वाले युद्ध में हारा कौन था, अलाउद्दीन या जफर, मतलब कौन हारा था? ये हारा था दुआ खान। अच्छा। ठीक है, नहीं हारा होता तो अलाउद्दीन को पूछ देता कि बचे थोड़ी रहते। लेकिन इसको ये डर था कि आगे भी ये लोग अटैक कर सकते हैं, तो इसने सीरी में एक किला बनवा रखा था अपने लिए, सेफ्टी वाल। इसके ऊपर अटैक होता है। जफर खान से क्या कहते हैं, इसका पंगा होता है और जफर खान सल्दी बेग को पराजित कर देता है। ये सीरी के किले पर ही अटैक मारा था, लेकिन जफर खान ने विशाल सेना लेकर के इसको भी मार भगा दिया। जफर खान शक्तिशाली आदमी था। फिर 1299 में दुआ खान का क्या कहते हैं पुत्र था कुतलुक ख्वाजा। कुतलुक ख्वाजा कुबलाई खान का ग्रैंडसन, दुआ खान का सन। आकर के इसने जो नोमैडिक्स थे राजस्थान के, उनको नौकरी दिया। पहले वांड निकाली आकर के,
नोमैडिक ये बंजारे जो घूमते रहते हैं, सेना बढ़ाने के लिए इसने किया। नोमैडिक्स बंजारों कहा कि तुमको सबको नौकरी दूंगा, पैसा दूंगा, है ना, और बड़े पद भी प्राप्त होंगे तुम लोगों के हेड को, मैं यहाँ का राजा बनूंगा आप। वो लोग तैयार हो गए, बहुत सारे नोमैड्स आकर के अपॉइंट हो गए, बहुत विशाल सेना हो गई इसकी। यहीं पर उसने नौकरियां दी थी, वहां से लेकर के आकर के यहाँ खर्चा नहीं किया था इतने सैनिकों। और इसने पूरा घेराव कर लिया था दिल्ली का, आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया था। जो इसने नया राजधानी बनाया था, एक नई सिरी, अलाउद्दीन ने, वो भी पूरा संकटाग्रस्त हो गई थी। तो इसने क्या किया, पूरा घेराव हो गया था, क्योंकि जानते थे कि यहीं छुपता है, कहीं जा ही ना सके, निकल ही ना पाए दिल्ली से। तो इसने क्या किया कि लॉकडाउन लगा दिया, पूरे राज्य में लॉकडाउन, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और जिसको जो खाने पीने की आवश्यकता होगी राजकोष से उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन किले का गेट बंद रखो, उसको छाती पीटने दो। ठीक है, 2 महीने तक ये रुका रहा वहीं पर, और 2 महीने तक निकले ही नहीं ये लोग, लॉकडाउन। और किले की दीवार इतनी मजबूत कि चाहे उस पर जितना गोला पत्थर फेंको कुछ होने वाला नहीं। बहुत प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ। 2 महीने तक इंतजार किया कि ये लोग कभी तो गेट खोलेंगे, कभी तो कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ, है ना। फिर उसके बाद वो चला गया वापस। बिना युद्ध के ही वापस चला गया। अब जब ये वापस चले गए तो इसने ढूंढवाया कि जितने ये नोमैडिक्स हैं, है ना, इनको ढूंढो। उनको कन्वर्ट किया था, न्यू मुस्लिम्स बन गए थे वो लोग। नहीं, न्यू मुस्लिम तो दूसरे थे, क्या कहते हैं उनको, बंजारे लोग जो उसका समर्थन किए थे, उनको कहा इनको ढूंढो और उनको मार डालो। उनको ढूंढवा करके इसने फिर मरवाया, जो बंजारे लोग थे। और उसके बाद इसने बंजारों के ऊपर बाद में टैक्स भी लगा दिया, जो लोग नहीं शामिल थे कॉन्स्पिरेसी में, उनके ऊपर भी टैक्स, कि बंजारे लोग जो कमाते हैं जमीन में गाड़ देते हैं पैसा, और जो भी पैसा होता है उसको जमीन में गाड़ देते हैं, और उसमें कुछ तंत्र मंत्र कर देते हैं ये लोग, ताकि और लोगों को ना दिखे। जिसके पास पासवर्ड होगा उसी दिखाई देगा, बस वही खोद सकता है। बाकी लोग खोदेंगे तो सांप वाप निकलते हैं उसमें, जीवित धन, पता नहीं क्या कहते हैं। ऐसा भी लोग नहीं था बहुत सर। कमाते हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाओ। तो बंजारों के ऊपर पहली बार इस दिन टैक्स लगाया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसने कहा कि हाँ, ये जो नोमैडिक्स लोग ही थे बहुत सारे, जो अपने आप को बंजारा रेल्म से हटा करके मुस्लिम बनना चाहते थे ताकि फेथ मिले, तो कन्वर्ट हो गए थे। तो जितने ये कन्वर्टेड थे, खिलजी ने कहा कि सब जितने कन्वर्टेड है ना, मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग षड्यंत्रकारी हैं, और इन्होंने अभी षड्यंत्र किया है, इनको मार डाला जाए। तो इसने न्यू मुस्लिमों को भी मरवा डाला, बहुत सारे न्यू मुस्लिमों को मरवा डाला। उसके बाद क्या होता है, मंगोल सरघी अटैक मारता है, और सिरी में सुल्तान का घेराव कर देता है। और इस बार भी ये अपनी वही नीति इस्तेमाल करता है ना, बाहर नहीं निकलता है, वो अपना छाती पीट पीट के वापस चले जाते हैं। इसका अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा तरीका अपनाता था, ये चुपचाप बैठे रहेंगे, निकलेंगे।
इसी प्रकार से तरतक, तर्की के बाद तरतक, केबक, कई सारे मंगोलों ने इसके शासनकाल में, बहुत सारे मंगोलों ने आक्रमण किया। इकबाल मंद, ने क्या कहते हैं, अटैक मारे। ये निकला ही नहीं, कुछ नहीं, मतलब इसका सेम अपना तरीका था, गायब हो जाता था, और वो लोग किला तोड़ नहीं पाते, बहुत मजबूत बनवाया था। फिर क्या था कि इसने एक दिन मौका देखा और इसने कहा कि ये जो मंगोल आ रहे हैं ना, इनका बेस कहाँ है, पता लगाओ। तो पता चला इनका बेस है कांधार, गजनी और काबुल में इस समय। तो इसने कहा कि गाजी मलिक 1308 में, इसने कहा अब मेरी बारी। अपने सेनापति गाजी मलिक के नेतृत्व में इसने एक विशाल सेना भेजी मंगोलों को सबक सिखाने के लिए, जिसने कांधार, गजनी और काबुल पर बारी बारी आक्रमण किया और मंगोलों को दौड़ा दौड़ा करके मारा, बहुत बुरा मारा, खत्म कर दिया उनका वहां से नस्ल है, वहां से पूरा साम्राज्य मंगोलों का समाप्त कर दिया, उसे खिलजी के अधीन कर दिया गया। जो बचे कुचे मंगोल से भाग गए, बाकी सब मार दिए गए। अब तुगलक डायनेस्टी के अंत काल में जाकर के कोई मंगोल आएगा, बीच में कोई दिखाई नहीं देगा, और वो आएंगे तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग आक्रमण करें, बीच में कोई नहीं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में इसने पांड्य डायनेस्टी पर भी आक्रमण किया था, उसका भी अंत किया था। चोल डायनेस्टी पर भी आक्रमण करके चोलों का भी अंत किया था, है ना। वैशाल डायनेस्टी पर भी आक्रमण किया था। ये आपने देखा होगा, जब हम पीछे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर रहे थे तो वहां पर बताए थे, है ना, कि गाजी मलिक आया था, आक्रमण किया था, इसको एक किया था, वो किया था। तो उसको पीछे का नोट्स खोल करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दक्षिण भारत से लेकर के पूरा बहुत लंबे क्षेत्र में इसने, खिलजी ने अपना शासन फैला रखा था। और इतनी विजयों के बाद ये पगला गया था। इसका एक लोचा और भी हुआ था, कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पद्मावत वाला किस्सा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और इसके अन्य आक्रमणों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। चित्तौड़ पर आक्रमण, दक्कन के कांकेस्ट, है ना, किसको किसको कैसे हराया, एक बार फिर से देख लेंगे। अभी आज जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा और आगे भी पढ़ के आइएगा। इसका भी नेचर एकदम डिफरेंट था। अभी ये दिमाग इसका खराब हो जाएगा, ये बोलेगा कि हम अलेक्जेंडर के अवतार हैं, सेकंड अलेक्जेंडर है, मैं ही तो अलेक्जेंडर था उस जन्म में, अब फिर से पैदा हुआ हूँ, है ना। और फिर कहा कि और उसके पहले मैं मोहम्मद साहब था, मैं ही तो था मोहम्मद साहब, है ना। तो आज से जब मैं फिर से आ गया हूँ तो उधर मोहम्मद साहब की कलमे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं ना, है ना। अब मुझे ही पढ़ो, कलमे में मेरा नाम पढ़ा जाएगा, अलाउद्दीन रसूल अल्लाह, और जो नहीं पढ़ेगा उसको मारा जाएगा, है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह अलाउद्दीन रसूल अल्लाह, ऐसे पढ़ना है। तो सेकंड अलेक्जेंडर बन गए थे और मोहम्मद साहब का अवतार बन गए थे मूर्ख आदमी, और इसी के बाद इनका पतन होना शुरू होगा।
सब मुस्लिम इनसे टूट जाएंगे, नाखुश हो जाएंगे, और किसी को फूटी आंख न सुहाएगा ये। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे कल। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं